आज मैं तुमसे अपने ज़िंदगी के कुछ गहरे राज बांटना चाहती हूँ। तुम मेरी नौकरी पूछते थे ना, तो सुनो। मैं एक कॉल गर्ल हूँ। मेरे बीटेक होने के बावजूद भी मैंने देह का धंधा चुना। सिद्धार्थ ने लपक कर। एक दिन सिद्धार्थ बस में सवार होकर ऑफिस जा रहा था कि तभी कंडक्टर की बहस ने उसका ध्यान ही खींच लिया। एक बेहद हसीन लड़की, शायद पैसे घर पर ही भूल आई थी, और कंडक्टर बड़े शांत भाव से पैसों का तकाजा कर रहा था। उस लड़की के चेहरे के भाव उसकी परेशानियां बयां करने के लिए काफी थे। न जाने सिद्धार्थ के मन में क्या आया कि उसने लड़की के टिकट के पैसे अदा कर दिए। वह उसे थैंक्स कहकर पीछे की सीट पर बैठ गई। सिद्धार्थ ने भी पैसों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और अपना स्टॉप आते ही नीचे उतर गया। सिद्धार्थ कुछ ही कदम चला था कि हाँफते हुए वह लड़की एक कदम उसके आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, सर आपके पैसे मैं कल लौटा दूंगी। हुआ यह कि मैं आज जल्दी जल्दी में अपने पर्स में पैसे डालना ही भूल गई। सिद्धार्थ ने उसका चेहरा देखा तो अपलक निहारता ही रह गया। फिर जैसे उसे अपनी हालत का बोध हुआ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम वह इंसान ही क्या जो इंसान के काम ना आए। आप पैसों की टेंशन न ले। नहीं सर, आपने आज मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। प्लीज़ मुझे अपना ऑफिस या घर का पता दे, मैं किसी का एहसान नहीं रख सकती। तो फिर कल मैं बिना टिकट बस में चढ़ूंगा। आप मेरा टिकट लेकर एहसान चुका देना। सिद्धार्थ के इस अंदाज ने उस लड़की के होठों पर हंसी बिखेर दी। साथ साथ चलते हुए सिद्धार्थ को पता चला कि उसका नाम रिया है और वह प्राइवेट नौकरी करती है। काम के बारे में पूछने पर वह हंसकर टाल गई। साथ ही यह भी पता चला कि वह इस महानगरी के पॉश इलाके छायापुरम में रहती है। बाकी उसकी बातें, उसका लहजा उसके ज्यादा पढ़े लिखे होने का सबूत दे ही रहा था। सिद्धार्थ ने उसे वापसी खर्च के लिए 100 रुपये देने चाहे, लेकिन उसने कहा कि उसकी सहेली इस जगह काम करती है, वह उससे पैसे ले लेगी। सिद्धार्थ के ऑफिस का पता लेकर पैसे आजकल में लौटाने की बात कहकर वह चली गई। न जाने उस छोटी सी मुलाकात में क्या जादू था कि सिद्धार्थ दिन भर रिया के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन सिद्धार्थ ने रिया का इंतजार किया पर वह नहीं आई। कुछ दिन बीत गए। सिद्धार्थ के दिमाग से अब वह पूरा वाकया निकल ही गया था कि एक दिन अचानक रिया सिद्धार्थ के ऑफिस में पहुंची। रिया को देखकर सिद्धार्थ का चेहरा चमकने लगा। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। सिद्धार्थ ने चपरासी को कॉफी लाने को बोल दिया। इस बीच उन दोनों में हल्की फुल्की बातों का दौर शुरू हो गया। सिद्धार्थ को अच्छा लगा जब रिया ने उसके बारे में, उसके परिवार और उसके शौक का भी जायजा लिया। लेकिन तब तो और भी अच्छा लगा जब सिद्धार्थ के शादीशुदा होने की बात सुनकर भी उसके चेहरे पर किसी तरह के निगेटिव भाव नहीं उभरे। सिद्धार्थ अंदाजा लगाने लगा कि रिया उसके बारे में क्या सोच बना रही होगी, पर वह नहीं चाहता था कि उसके बातों का यह सिलसिला यहीं टूट जाए। सिद्धार्थ की इस हालत को रिया ने भी महसूस किया और कॉफी की घूंट भरकर कहा, सिद्धार्थ जी, आज तक न जाने मैं कितने मर्दों से मिली हूँ, लेकिन आपसे जितनी प्रभावित हुई हूँ उतनी कभी किसी से नहीं हुई। सिद्धार्थ खुद पर ही इतरा गया। आखिर उसके जज्बात शब्दों में उमड़ ही आए। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? रिया ने मूक सहमति तो दी, लेकिन यह भी साफ कह दिया कि सिद्धार्थ के शादीशुदा होने के चलते उसकी पत्नी प्रियंका को वह दोस्त हरगिज गंवारा नहीं होगी। पर सिद्धार्थ का बावला मन तो किसी भी तरह उसके साथ के लिए छटपटा रहा था। सिद्धार्थ ने बचकाने अंदाज में बोल दिया, हमारी दोस्ती के बारे में प्रियंका को कभी पता नहीं चलेगा। मैं दोस्ती तो निभाऊंगा, पर पति धर्म मेरे लिए बढ़कर होगा। रिया ने सहमति जताई और सिद्धार्थ को अपना मोबाइल नंबर देकर चली गई। सिद्धार्थ फिर से अपने काम में जुट गया। फाइलों का जो ढेर उसे सिरदर्दी दे रहा था, अब वह पलक झपकते ही निपट गया। मोबाइल फोन पर मैसेज और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। शाम को रिया ने सिद्धार्थ को अपने घर बुला लिया। घर क्या आलीशान बंगला था जिसके आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। रिया के दरवाजा खोलते ही शराब का तेज भभका सिद्धार्थ की नाक से टकराया। रिया ने उसे भीतर बुलाकर दरवाजा बंद कर दिया। सिद्धार्थ कुछ सोचने समझने की कोशिश करता, इससे पहले ही रिया ने उसे बैठने का संकेत किया और खुद उसके सामने सोफे पर पसर गई और बोली, तुम मेरा यह अंदाज देखकर हैरान हो रहे होगे ना। दरअसल आज मैं तुमसे अपनी जिंदगी के कुछ गहरे राज बांटना चाहती हूँ। चंद पल चुप रहने के बाद रिया बोली,
हम अपनी ज़िंदगी में एक नकाब ओढ़े रहते हैं। यह ऊपर का जो चेहरा है ना, यह सबको दिखता है, पर अंदर जो चेहरा है उसे कोई दूसरा नहीं देख पाता। तुम भी सोच रहे होगे कि मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हूँ, पर सिद्धार्थ, मैंने तुम्हारे अंदर एक सच्चा इंसान, एक सच्चा दोस्त देखा है, जो जिस्म नहीं दिल देखता है। और इस दोस्त से मैं कुछ भी छिपा कर नहीं रखना चाहती। तुम मेरी नौकरी पूछते थे ना, तो सुनो, मैं एक कॉल गर्ल हूँ। इतना कहकर वह ठिठक गई। सिद्धार्थ को झटका सा लगा। उसके होठ कुछ कहने को थर्राए। इससे पहले ही रिया बोली, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, न ही किसी ने मुझे जबरन इस धंधे में धकेला। मेरे बीटेक होने के बावजूद कोई भी नौकरी, कोई भी तनख्वाह मेरी ऐशो आराम की ज़रूरतें, मेरे शाही ख्वाब पूरे नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने अपने रूप, अपनी जवानी के मुताबिक देह का धंधा चुना। तुम यह जो आलीशान फ्लैट देख रहे हो, यह मैं नौकरी करके कभी नहीं बना सकती थी। लेकिन मुझे झटका नहीं लगा। तुमने जिस बेबाकी से मुझे अपने बारे में बताया, उसे जानकर मेरी दोस्ती और गहरी हुई है। मेरी जानकारी में ऐसी कई और भी लड़कियां और औरतें हैं जिन्होंने शराफत का चोला ओढ़ रखा है, लेकिन उनके नाजायज रिश्तों ने आपसी रिश्तों को ही बदनाम कर दिया है। भले ही यह पेशा अपनाना तुम्हारी मजबूरी न हो, लेकिन दिलो दिमाग और जिस्मानी मेहनत तो इसमें भी है। हर किसी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम चुनने का हक है। कानून और समाज भले ही इसे नाजायज माने, लेकिन मैं इसमें कुछ गलत नहीं मानता। दोस्त, मैं तुम्हारी सोच की कायल हूँ। अच्छा, यह बताओ, क्या पीना चाहोगे? फिलहाल तो मैं कुछ नहीं लूँगा। अच्छा, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? मेरी मम्मी तो बचपन में ही चल बसी थी और पापा की मौत 2 साल पहले हुई। वे इलाहाबाद में रहते थे, लेकिन अपनी आज़ादी के चलते मैंने बेंगलुरु आना ही मुनासिब समझा। अच्छा, यह बताओ कि तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? कोई खास बात नहीं है, कहकर सिद्धार्थ ने टालने की कोशिश की, पर रिया के जोर देने पर उसे बताना पड़ा। मेरा नया बॉस मुझे बेवजह परेशान कर रहा है। चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तो मेरे हाथ की बनी कॉफ़ी ही तुम्हारा मूड ठीक करेगी, रिया ने कहा। कॉफ़ी वाकई उम्दा बनी थी। तरावट महसूस करते हुए सिद्धार्थ ने उससे विदा लेनी चाहिए। न जाने सिद्धार्थ के दिल में क्या भाव उभरे कि उसने रिया से लिपट कर उसका चेहरा चूमना चाहा, तो वह छिटक कर पीछे हट गई और बोली, दोस्त, दूसरों और तुम्हारे बीच में बस यही तो फासला है, क्या इसे भी मिटाना चाहोगे? गर्मजोशी से इनकार में सिर हिलाते हुए सिद्धार्थ ने उससे विदा ली। अगले 2 दिनों में बॉस के तेवर बिल्कुल बदले देखे तो सिद्धार्थ को यकीन नहीं हुआ। साथ में काम करने वालों में से एक ने कहा, यार, क्या जादू चलाया है तूने? कल तक तो यह तुझे काट खाने को दौड़ता था और अब तो तेरा मुरीद होकर रह गया है। अब तो तेरी प्रमोशन पक्की। अगले ही महीने सिद्धार्थ का प्रमोशन कर दिया गया। जब उसने यह खुशखबरी रिया को सुनाई तो उसने मुबारकबाद दी। सिद्धार्थ ने पूछा, यह सब कैसे हुआ रिया? बॉस शायद तुम्हारे काम से खुश हो गया होगा। रिया, प्लीज, सच क्या है? सच तो यह है कि मुझसे अपने दोस्त का लटका चेहरा देखा नहीं गया। और क्या? और यह कि सख्त दिखने वाले बूढ़ऊ ही महफिल में हुस्न के तलवे चाटते हैं। वैसे तुम चिंता ना करो, उसे मेरी और तुम्हारी दोस्ती की कोई खबर नहीं है। रिया, मेरे लिए तुमने बस अब भावुक मत होना, और कोई परेशानी हो तो साफ बताना। उस दिन से सिद्धार्थ के मन में रिया के लिए और ज़्यादा इज्जत बढ़ गई। वह उसके लिए सच्चे दोस्त से बढ़कर साबित हुई। कुछ दिन बाद जब सिद्धार्थ ने अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदने के लिए बैंक के कर्ज के बावजूद 2 लाख रुपए कम पड़ रहे थे, तो रिया ने उसे इस मुसीबत से भी उबार दिया। हालांकि सिद्धार्थ ने उसे वचन दिया कि भविष्य में वह यह रकम उसे जरूर वापस लौटाएगा। अब सिद्धार्थ के दिल में रिया के लिए प्यार की भावना उछाल मारने लगी थी, लेकिन उसने कभी इन जज्बातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वह ऑफिस से छुट्टी के बाद आज शाम को फिर रिया के घर पर था। रिया, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, तो फिर मुझसे ऐसी दूरी क्यों? सिद्धार्थ, अक्सर हम मतलबी बनकर दूसरे रिश्ते, खासकर अपनों को भूल जाते हैं। फिर क्या तुम नहीं मानते कि दोस्ती दिलों में होनी चाहिए? जिस्म की तो भूख सबको होती है। मैं कुछ नहीं समझना चाहता, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। भावनाओं के जोश में सिद्धार्थ ने लपक कर उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। उसके लजरते लबों ने जैसे ही रिया के तपते गालों को छुआ, उसकी आंखें मुद गई। सांसों के ज्वार भाटे के साथ ही उसकी बाहें भी सिद्धार्थ पर कसती चली गई। टिंग टोंग, तभी दरवाजे की घंटी बजते ही
रिया सिद्धार्थ से अलग हुई। उसे जबरन एक तरफ धकेलकर रिया ने दरवाजा खोला। कोरियर वाला उसे एक लिफाफा थमा कर चला गया। सिद्धार्थ ने लिफाफे की बात पूछी तो उसने लिफाफा अलमारी में रखकर बात टाल दी। जब सिद्धार्थ ने दोबारा उसे अपनी बाहों में लिया तो उसने आहिस्ता से खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया और बोली, नहीं सिद्धार्थ, यह सब करना ठीक नहीं है। सिद्धार्थ नाराजगी जताते हुए वहां से चला गया। अगले दिन जब सुबह रिया ने मोबाइल फोन पर बात की तो सिद्धार्थ ने काम का बहाना बनाकर फोन काट दिया। वह चाहता था कि रिया को अपनी गलती का एहसास हो। रात को 10 बजे मोबाइल फोन बज उठा। रिया का नंबर देखकर सिद्धार्थ कांप गया। नजर दौड़ाई, प्रियंका और प्रियांशु सो रहे थे। उसने फोन काट दिया। मोबाइल फोन फिर बजने पर सिद्धार्थ ने रिसीव किया तो उधर से रिया का बड़ा धीमा स्वर सुनाई दिया, हेलो सिद्धार्थ, कैसे हो? नाराज होना सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि प्रियंका उठ जाए और उसे रिया की भनक तक लगे, इसलिए फौरन कहा, नहीं नाराज नहीं हूँ, कहो कैसे याद किया? दोस्त, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुम्हें अभी अपने पास देखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। तभी प्रियंका ने करवट बदली तो सिद्धार्थ ने फ़ोन काटकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। अब जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था, प्रियंका को क्या जवाब देगा और रिया को इस समय कौन फ़ोन करने की क्या सूझी। कल तक इंतजार नहीं कर सकती थी। इसी उधेड़-बुन में सिद्धार्थ की आंख लग गई। सुबह उठते ही प्रियंका ने रोज की तरह अखबार की सुर्खियों को टटोलते हुए कहा, छायापुरम में अकेली रहने वाली कॉल गर्ल की मौत। सिद्धार्थ फौरन बिस्तर से उठकर बैठ गया। खबर में उसकी उत्सुकता देख प्रियंका ने पूरी खबर पढ़ी। छायापुरम में तन्हा जिंदगी बसर करने वाली रिया की कल देर रात ब्रेन हैमरेज से मौत। वह देह धंधे से जुड़ी बताई जाती थी। डॉक्टर के मुताबिक रिया काफी समय से दिमागी कैंसर से पीड़ित थी। कल रात हालत बिगड़ने पर पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। खबर पढ़ने के बाद प्रियंका ने कह दिया, ऐसी औरतों का तो यही हश्र होता है, और उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ की आंखों में पानी देखकर उसने वजह पूछी। सिद्धार्थ ने सफाई दी, कुछ नहीं, आंखों में कचरा चला गया है, मैं अभी पानी धोकर आता हूँ। सिद्धार्थ रिया की मौत के लिए अपने आप को दोषी मानता है कि वह उस रात को रिया के पास क्यों नहीं गया। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।